अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज हमारे एक दोस्त साबिक MNA, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी सेक्रेटरी भी रहे मवासलात के, आज उनका इस्लामाबाद में हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया और कल उनका जनाजा है फैसलाबाद में उनके आबाई गांव में। एक बहुत ही खूबसूरत दोस्त परवर इंसान और बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू करने वाले, महफिल की जान। और जब भी इस्लामाबाद आते तो हमारी मुलाकात होती और जितना अरसा वो रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, तब तो खैर उनके साथ रोज़ाना ही तकरीबन मुलाकात होती थी। और मेरे साथ उनका ताल्लुक़ तब का था जब हम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ते थे। वो मुझसे सीनियर थे लेकिन न्यू हॉस्टल में हम इकट्ठे रहते थे और तब से उनके साथ एक ताल्लुक़ था, दोस्ती थी। और सियासतदान से ज़्यादा वो भाई थे, दोस्त थे और बहुत ही दोस्तों का ख्याल करने वाले। अब हमारे साथ नहीं रहे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। हमने हमारा एक दोस्त खो दिया और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी ताज़ियत की उनके इंतकाल पर, और तमाम लीडर्स जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों के लीडर्स, वो भी इस वाक़े के ऊपर अफसुर्दा हैं, अफसोस कर रहे हैं, ताज़ियत कर रहे हैं। अल्लाह ताला चौधरी सईद इकबाल साहब के दर्जात बुलंद फरमाए। नाज़रीन, आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अपने लेफ़्ट राइट पे बैठे हुए तमाम वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक दफ़ा फिर उन्होंने डेली मेल की जो क्लैरिफिकेशन थी उससे उन्होंने बात शुरू की और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला के फजल व करम से हम सुर्ख रूह हुए हैं और हमारे ख़ानदान पर जितना कीचड़ इमरान खान साहब ने पिछली हुकूमत ने उछाला, अल्लाह ताला ने हमें उससे बचा लिया और हमें हर जगह से, अदालत से जो है क्लीन चिट मिल रही है। और हालांकि अगर देखा जाए तो जो डेली मेल की क्लैरिफिकेशन थी वो एक सिंगल लाइन ये थी कि जो उन्होंने इनिशियल खबर की थी उसमें उन्होंने रिपोर्ट कर दिया था कि ये मामला जो कि डेफिड फंडिंग वाला अर्थक्वेक के हवाले से, ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो पाकिस्तान भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जो कि नहीं कर रहा था, जो कि सही बात थी। उन्होंने उस चीज़ के ऊपर क्लैरिफिकेशन की और उस पे माजरत की और कहा कि ये एक एरर सरजद हुआ डेली मेल से। डेविड रोज़ ने भी इस पर फिर ट्वीट्स किए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मीडिया और जो हुक्मरान जमात है वो शादियाने बजा रही है, लेकिन ये ऐसा है नहीं। मामला यकीनन खबर उतार दी गई है, लेकिन जो कि अदालत में मामलात हैं वो जूं के तूं हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अल्लाह के फजल करम से हम इसमें भी सुर्ख रूह हुए हैं। इस पर भी बात करेंगे कि मसाइल कुछ और हैं मुल्क के, और हमारी हुकूमत जो है वो अभी भी यही एक ही चीज़ पर बज़िद है और वो है कि जी इमरान खान साहब ने घड़ी बेच दी। महंगाई 16 से 36% इन्फ्लेशन अफरात-ए-ज़र चला गया, लेकिन मसला घड़ी का कि इमरान खान साहब ने घड़ी बेच दी। और आज मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ने भी 12 मरतबा इसका जिक्र किया कि इससे बहुत पाकिस्तान की सुबकी हुई है और शर्मिंदगी उठाना पड़ी है। मईशत तबाह हाल है, लेकिन घड़ी तोशाखाना की घड़ी। सनत बंद हो रही है, लेकिन मसला घड़ी। इसहाक डार साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट की जो ख्वाहिश है वो इमरान खान नियाज़ी साहब जो हैं वो कब्र में लेकर जाएंगे, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल से बचा लिया गया है। डॉलर नापैद है, डॉलर मिल नहीं रहा। जो इंपोर्टर्स हैं उनके कंटेनर्स आए पड़े हैं पोर्ट पे, लेकिन क्लियरेंस के लिए डॉलर्स रिलीज़ नहीं किए जा रहे। और बहुत सी अशिया खुर्दोनोश जो पड़ी हुई हैं कंटेनर्स में आई हुई हैं, जो उसमें बहुत सी ऐसी सब्जियां भी हैं वो ख़राब हो रही हैं, लेकिन हमारे पास डॉलर नहीं है, क्लियरेंस नहीं हो रही, पोर्ट पे सामान पड़ा है। लेकिन हुकूमत कहती है कि हम डिफ़ॉल्ट से बच गए हैं। अल्लाह करे, कोई भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे।
लेकिन माशी सूरत हाल जो है वो इंतहाई परेशान कुन है। इमरान खान साहब ने भी आज खिताब किया और उसमें उन्होंने अपनी इकनॉमिक टीम से पहले मुशावरत की और उसके बाद खिताब किया। फिर शौकत तरीन साहब को और डॉक्टर सलमान शाह साहब को उन्होंने उसमें लिया और उन्होंने भी बताया कि मुल्क की मईशत जो है वो काफ़ी नाजुक स्टेज पर पहुंच चुकी हुई है। और इमरान खान साहब ने कहा कि ये अब हम सब की जिम्मेदारी है कि इस सूरत हाल से निकलने का सिर्फ वाहिद रास्ता आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात हैं, आम इंतखाबात। और उन्होंने कहा कि पूरी कौम जो है वो इसके लिए निकले, क्योंकि अब उन्होंने वो इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की एक जो है वो रैलीज़ भी शुरू की हुई हैं। और उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ कोई नहीं हो सकती, अगर मुल्क को बचाना है तो फौरी इंतखाबात में जाना चाहिए। 20 नवंबर तक की डेडलाइन दी है। फवाद चौधरी साहब ने भी कहा है कि अगर ये अनाउंस नहीं करते तो पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ एक स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा था कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त है लेकिन वो वही करेंगे जो मैं कहूँगा। हाशिम जवां बख्श साहब कहते हैं कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो नहीं करेंगे, हाशिम डोगर साहब, तो हम इस्तीफ़े दे देंगे, यानी कि और शायद उनके खिलाफ, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ जो है करारदाद भी लाई जा सकती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की। दूसरी जानिब पीडीएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराहान जो हैं वो अब उन्होंने भी एक्टिविटीज़ तेज़ कर दी हैं और उनका ख्याल है कि वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अपना कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर बनाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कह दिया कि ये जो पीटीआई से इत्तेहाद है ये पहले से भी ज़्यादा मुस्तहकम हो चुका हुआ है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं फ़खरुर रहमान साहब, हैं तजियाकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फ़खरुर रहमान आपके वक्त का। मेरे साथ मौजूद हैं मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत की, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा आपके वक्त का भी। प्रोग्राम के आगे चल के हमें तैमूर टालपुर साहब भी ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, सूबाई वज़ीर हैं सिंध हुकूमत में। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम कोशिश करेंगे डॉक्टर सलमान शाह साहब से भी टाइम लें, क्योंकि उन्होंने भी आज जो मुशावरत हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत वो उसमें शामिल थे कि तमाम जो माशी सूरत हाल है उसका भी जायज़ा लिया जाए। हाशिम डोगर साहब ने क्या बात की है ये ज़रा सुन लें, तो फिर मुसर्रत साहिबा से जानने की कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं पे क्या कोई डबल गेम तो नहीं हो रही। हमें जब इमरान खान हुक्म करेंगे, हम 178 हैं, हम तो अगर चौधरी परवेज इलाही साहब असेंबली रिजॉल्व नहीं करेंगे तो हम अपने रिजाइन जमा करवा देंगे। उसके बाद हम देखेंगे ये हुकूमत कैसे चलती है, सूरत हाल कैसे बनती है। मुसर्रत साहिबा, हालांकि वाज़े तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी कह चुके हुए हैं, फिर ये भी आ रही हैं कि असद उमर साहब का या किसी सीनियर लीडर का स्टेटमेंट मैंने पढ़ी कि कुछ पीटीआई में भी लोग का ख्याल है कि हमें पंजाब हुकूमत और केपी हुकूमत तहलील नहीं करनी चाहिए, थोड़ा टाइम और देना चाहिए। अगर कोई ले दे कि कुछ आप लोग रिलैक्स हो, फ्लेक्सिबल हो जाएं, कुछ पीडीएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो जाए, तो बात आगे चल सकती है, या आपको नहीं लग रहा कि ऐसी कोई मैसेजिंग हो रही है? मुसर्रत साहिबा। जी जमीर भाई, देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि बंदर बांट इन्होंने ज़रूर लगाई हुई है पाकिस्तान के वसाइल के ऊपर। मौजें हो रही हैं, फॉरेन ट्रिप्स हो रहे हैं, जिस तरह से 70 रुकनी कैबिनेट है। लेकिन ये जो कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी के ऊपर हम इसलिए अमल नहीं कर सकते कि इस वक्त पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही बचा सकती है। कुछ लो और कुछ दो तो तब हो। मेरा मानना यह है कि इस वक्त इन सबको होश के नाखून लेने चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त जिस तजर्बे के तहत उसको इस नहज पे पहुंचाया गया, बहरहाल वो पाकिस्तान डिजर्व नहीं करता था। अब आज आपने बड़ी खूबसूरती से अपने प्रोग्राम के आगाज में जो जो इश्यूज हाईलाइट किए हैं, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू जिसको एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी के थ्रू मैं तो ये कहूंगी बना के पेश किया जाता है, वो आपने अभी जिक्र कर दिया। पाकिस्तान को ये तजर्बाकार टीम जो कॉस्ट करी है इन 8 माह के अंदर, 2 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे लेके गए हैं।
22 लाख लोगों का रोजगार छीना है। और महंगाई को खत्म करने के दावे लेकर के ये आए थे। एक छोटी सी नन्ही मुन्नी मार्च लेके बिलावल साहब आए थे, कांपे टांग जाने वाला मार्च इस्लामाबाद। दूसरा मार्च निकाला था मरियम ने अपने अब्बा जी की फोटो लेके कजन के साथ, जो गुजरांवाला में खत्म हो गया था। 12% पे उस वक्त इन्फ्लेशन थी। आज 30 to 35% इन्फ्लेशन इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। इनको जिस भी हालत में मुल्क मिला था, आज उस सिचुएशन के साथ जरा कंपेयर करें। इकोनॉमी उस वक्त बेहतर थी इवन आफ्टर कॉप, और आज पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री बंद, एग्रीकल्चर तबाह। आज कॉटन जो है उसमें उसकी पैदावार में 40% कमी आई है। अगला सबसे बड़ा बहरान गंदम की किल्लत, उससे अगला बहरान मेडिसिन की बहुत बड़ा क्राइसिस आने जा रहा है। बिकॉज जितने भी केमिकल्स हैं वो इंपोर्टर्स को इशू है, बिकॉज सारे रॉ मटेरियल्स तो फार्मास्यूटिकल के बाहर से आते हैं। फिर जो कुछ बाहर की कंपनीज थी वो भी यहां से वाइंड अप करके जा रहे हैं। पाकिस्तान का जो अंदरूनी सरमायाकार है जमीर हैदर साहब, 88% डिस्ट्रस्ट का शिकार है। और एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के मोर देन 60% लोग इस मुल्क को छोड़ के जाना चाहते हैं पहली फुर्सत में, जैसे ही उनको मौका मिले। ये हालात आपके मुल्क के इन्होंने कर दिए खाली 8 माह के अंदर। और उसके बाद जब भी कोई बात देखें, इस वक्त तो सबको बड़े दिल करके पाकिस्तान का सोचना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है अगर एक जमात, कोई भी हम में से गवर्नमेंट में आ जाए, कोई भी हम में से ऑपोजिशन में, लेकिन रिक्वायरमेंट इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये फैब्रिकेटेड बयानिए, ये फैब्रिकेशंस के साथ आए जी हम मिलके बैठ जाएं, शेर व शायरी से इकोनॉमी ठीक नहीं हो सकती, होती तो हम इनकी बात मान लेते। मान पॉलिसी लेते इनके मुशर्रफ है नहीं। साहिबा। सही। NRO 2 की एग्जीक्यूशन हो रही है मुशर्रफ जोरों शोर। साहिबा, मुशर्रफ साहिबा बिल्कुल सही, लेकिन अब जो इतलात आ रही हैं कि आपके जो एमएनए थे वो अब पार्लियामेंट में जाएंगे और फिर इंडिविजुअली अपने आप को पेश करेंगे स्पीकर के सामने और इस्तीफे देंगे, क्योंकि अभी तक आप लोगों के इस्तीफे मंजूर नहीं हुए, जो कि आप मतलब आप लोग जा भी नहीं रहे, क्योंकि इंडिविजुअल जाके आपको देना पड़ता है। उस पर भी बात करेंगे। तैमूर टालपुर साहब, मामला जो है यकीनन आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि पैसे कहां से लाएं, किधर जाएं, क्योंकि लोग जो हैं सर्द मौसम में बेसरो सामान पड़े हुए हैं। खासतौर पे बलूचिस्तान और सिंध के हवाले से उन्होंने कहा, जहां पे सैलाब के से मुतासरीन अभी तक जो हैं और वो परेशान है कि पैसे कहां से लाएं। लेकिन कहते हैं कि जी डिफॉल्ट हम नहीं करने जा रहे, पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफॉल्ट नहीं करेगा, अल्लाह करे ऐसा ही हो और हमारी भी दुआएं हैं। लेकिन इतने मुश्किल मौशी हालात में क्यों आप लोग इतना बड़ा बर्डन लेकर बज़िद हैं कि नहीं चलना चाहिए, टाइम पूरा होना चाहिए? तैमूर, आपको मेरी आवाज नहीं गई? जी अब आ रही है, अब आ रही है जी, आपकी आवाज। मेरा सवाल ये था तैमूर के इतना मुश्किल हालात में जब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि बलूचिस्तान और सिंध में अभी तक लोग सैलाब के मुतासर जो हैं वो पड़े हुए हैं, सख्त मौसम आ गया है सर्दी का, तो परेशानी भी है, पैसे कहां से लाएं? तो आप लोग क्यों ये बर्डन लेकर चल रहे हैं? आप लोग क्यों नहीं इंतखाबात की तरफ चले जाते कि फिर जो भी हुकूमत आए और बाकायदा एक स्मूथ सेलिंग शुरू हो जाए, पार्लियामेंट हो, फंक्शनल हो, जिसमें ऑपोजिशन भी हो और एक जो इस वक्त अदम इस्तेहकाम है सियासी वो खत्म हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीर भाई, पहली बात तो एक फैसला हमने कर लिया है कि इलेक्शन टाइम पर होंगे और टाइम से पहले नहीं होंगे। तो जब हमारी क़यादत ने एक चीज़ पे डिसीजन ले लिया है तो उस पर तो मैं समझता हूँ बात करना कोई फ़ायदा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मुझे समझ नहीं आता एक आदमी जिस पर आज पाकिस्तान के किसी शख्स का भरोसा नहीं रहा, एक आदमी जिसने पिछले 3.5 साल में सिवाय झूठ बोलने के कुछ नहीं किया, सिवाय यू टर्न लेने के कुछ नहीं किया, आपकी आवाम का बेवकूफ़ बनाया। साइफर की स्टोरी जाके आखिर में साइफर की स्टोरी भी झूठी हुई, अपनी थूक खुद चाटनी पड़ी। उसके बाद फिर आपने ये अमेरिका के ऊपर उल्टे सीधे इल्जाम लगाए। आपने उसके बाद अपनी जो आपकी अपने मुल्क की इदारे हैं जिनको आपको हाईलाइट करना चाहिए, ब्राइटन करना चाहिए, आपने उनको खराब किया, गंदा किया। आपसे कुछ ना हुआ तो फिर आपने कोशिश की कि IMF अवाम ने देख लिया, सुन लिया। आपने फिर बात की कि आपको अब जो है पिंडी आके और इस्लामाबाद जाके धरना
नमा किया, फायरिंग कराई, अपनी टांग को जख्मी किया, पहले का 1 गोली है, फिर का 2 गोली है, उसके बाद कहा कि 4 गोलियां लगी हैं, कुछ नहीं हुआ। अब आप कह रहे हैं कि आप इलेक्शन से आउट होना चाहते हैं, तो इलेक्शन टाइम पर होगा, इलेक्शन टाइम से पहले नहीं होगा। एक ऐसा शख्स जमीर साहब जिसके ऊपर किसी का भरोसा नहीं रहा, ऐसा शख्स जिसको पता है कि उसके अंदर ना तो डिसीजन लेने का पावर है, ना उस शख्स ने आज तक एक भी सच बोला है। मैं समझता हूँ उनका ज़हनी तवाज़ुन भी काफी हिल गया है। आजकल तो हमें मिन्नतें तराले कर रहे हैं कि के मिल, वो हमसे बात करने को तैयार है। पहले कहते थे हम चोर डाकू से बात नहीं करते, तो क्योंकि चोर डाकू वो खुद थे। और आज अवाम के सामने जिस तरह से गंदू है, उनके घड़ी चोरी के किस्से, उनके पिंकी पीड़नी के जो हीरे आते थे वो भी आपने रिकॉर्डिंग सुनी, उनके किस्से, तैमूर टालपुर यकीनन आप सही बात स्टैंडर्ड कर से जो रहे हैं, ऐसे लेकिन मसाइल बड़े हैं। घड़ी एक का इशू ठीक है, वो मामला चल रहा है, इलेक्शन कमीशन का ने एक पिटीशन दी हुई है, मैं फैसला भी महफूज हो गया, वो भी आ जाएगा, वो एक अलहदा मामला है। लेकिन हर मामले में घड़ी का मामला ले आना तो शायद अब मेरा ख्याल में खत्म हो जानी चाहिए बात। इस वक्त सबसे बड़ा मसला तो मुल्क की मईशत का है, महंगाई का है, बेरोजगारी बढ़ रही है, सनत बंद हो रही है, गुर्बत में इजाफा हो रहा है। बिल्कुल जमीर साहब, जो हमें जिस तरह के मसले मसाइलों में हमें ये शख्स डाल के गया है, जिस तरह से इसने IMF के साथ डील करके बैकआउट कर गया, गलत डील की, जिसको आज हम झेल रहे हैं, जिसको पाकिस्तान की इकोनॉमी आज झेल रही है, जिस महंगाई को आज पाकिस्तानी लोग फेस कर रहे हैं, इसके गलत फैसलों की वजह से इमरान नियाजी की गलतियों को हम झेल रहे हैं, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। और हमें अब टाइम चाहिए। हम उनकी तरह नहीं कहते कि हमें 5 साल ही और 5 साल अगले चाहिए। हम इंशाल्लाह ताला इलेक्शन से पहले मार्केट को भी संभालेंगे, इकोनॉमी को वापस ट्रैक पे लाएंगे, और अगर चीजें इतनी बेहतरी की तरफ चली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है हम इलेक्शन को थोड़ा और डिले भी कर दें, पर फिलहाल फैसला है कि इलेक्शन टाइम पर ही होगा। तैमूर, क्विकली एक चीज बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs जो थे वो अब पार्लियामेंट में वापस जा रहे हैं, जिनके इस्तीफे अभी तक मंजूर नहीं हुए। तो आपकी पार्टी के इस वक्त स्पीकर हैं राजा परवेज अशरफ साहब, अब क्या वो जो पर्सनल अपीयरेंस के बाद अब वो मंजूर कर लिए जाएंगे इस्तीफे, क्योंकि अब ये सिर्फ जा रहे हैं, या फिर इसके पीछे भी कोई आपको लगता है कि शायद वो आएंगे पार्लियामेंट में, फिर बैठेंगे और फिर कोई अगली राह निकालने की कोशिश करेंगे? जमीर भाई, इमरान नियाजी को क्या पता है क्या नहीं पता, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, पर हालात जिस तरह नजर आ रहे हैं उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत ज्यादा फेवर में है। आपके बहुत से MNAs आज हमारे साथ राब्ते में, काफी MNAs ने लाहौर में जरदारी साहब से मुलाकात की, प्रेसिडेंट जरदारी से। आपकी बहुत जल्द पंजाब की हुकूमत भी उलटने वाली है। ये जो इमरान खान अपने मतलब परवेज दिल में इलाही साहब ख्वाब देख रहा है, आपके कैंडिडेट हो जाएंगे? जो भी होगा, हम PTI का जो है पंजाब से भी हुकूमत का तख्ता पलटी करने वाले हैं बहुत अच्छा, जल्द। ये आपने बड़ी खबर दे दी। मैं चाहूंगा कि इस पर मजीद भी बात करें। फखरुर रहमान साहब, आपने PTI का भी मौक़िफ़ सुन लिया और हुकूमत का भी मौक़िफ़ सुन लिया। ये सूरत हाल, मतलब हर बात में तोशाखाना, घड़ी या मसाइल, कोई ले देकर बात कहीं पे सेटल नहीं हो सकती कि चलो थोड़ा सा PTI आगे चली जाए, थोड़ा सा PDM हुकूमत पीछे आ जाए, अक्टूबर की बात जाने दें और चलें, थोड़ा सा बेहतर कर लें, ताकि जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, जिसकी वजह से मेनली, क्योंकि कंसर्न्स तो हैं, इंटरनेशनल डोनर्स के भी हैं, प्राइवेट बिजनेसमैन के भी हैं, जिस तरह मुशर्रफ साहब ने कहा कि 88% जो है कंपनीज इन्वेस्टर्स जो हैं वो डिस्ट्रस्ट में मुब्तला हैं। देखें, अभी जो इकॉनमी की जो पिक्चर आपने बताई और इस वक्त मईशत की जो सूरत हाल घर घर के अंदर जो वो है, वही आपकी ओवरऑल एक इकॉनमी फाउंडेशंस बनती हैं। तो मुख्तलिफ सेक्टर से लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, जिसकी वजह ये है कि वो सेक्टर्स क्लोज़ हो रहे हैं, उनकी उसी तरह से कैपेसिटी जो थी अर्निंग की वो नहीं रही। अब ये एक हकीकत है, कोई इसको जितना मर्ज़ी डिनाई कर ले। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि PDM और PTI के दरमियान कोई बातचीत का मामला हो, तो अगर बातचीत का मामला ही होना था तो मेरे ख्याल में वो बहुत पहले हो चुका होता। अब तो बात हो रही है इलेक्शंस की। एक तरफ PDM का मौक़िफ़ है कि वो कहते हैं कि जी इलेक्शंस टाइम पर होंगे, दूसरी तरफ PDM का मौक़िफ़ है कि जी हम इसको इलेक्शंस को मज़ीद आगे ले जाएंगे। तो दैट मीन्स आपका इलेक्शंस कराने का कोई मंसूबा जो है वो नज़र नहीं आ रहा। तो जब आपकी ये नीयत हो तो इसके ऊपर आप जो है गुमराहकुन एक सियासत कर रहे हैं, और उस गुमराहकुन सियासत में आप
मुसलसल अपना नुकसान कर रहे हैं। उसका नुकसान ये हुआ कि जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी थी पीडीएम की ओवरऑल, और जिसमें बड़ी जमातें नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, उसका आपने देख लिया। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि बहुत कोशिश के बावजूद जो है मईशत ठीक नहीं हो पा रही है। ये आज इनकी नहीं, मैंने आपको ये बताया ना कि ये एक मतलब क्लेम भी है कि शायद सेल्फ इल्यूजन जो है ना, सेल्फ है, खुद फरेबी का शिकार है। हकाइक इस वक्त आपके सामने, IMF आपका प्रोग्राम रिव्यू नहीं कर रहा है, आपके बहुत सारे मसले मसाइल हैं इस वक्त। जब खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो हैं, जैसे कि राजा परवेज़ अशरफ या दीगर जो हैं, वो एक तरफ ये बात करते हैं कि जी सियासी इस्तेकाम होगा तो माशी इस्तेकाम आएगा। अब बात ये है कि आप इलेक्शन में जाने से घबरा क्यों रहे हैं, आप इलेक्शन पे बात करने से घबरा क्यों रहे हैं? उसकी वजह ये है कि आपके सामने जो 20 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शंस हुए, अच्छा उसको भी छोड़ दें बाई इलेक्शंस को, जो बाई इलेक्शन कौमी असम्बली की नशिस्त के ऊपर हुए हैं, जिसके अंदर इमरान खान जो थे पीडीएम के अगेंस्ट खड़े हुए और 7 सीटें उन्होंने जीत ली। अब जब आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो पॉलिटिकल क्रेडिट है उसको अगर आप सामने रखते हैं तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। मतलब फियर है जिसकी वजह से ये लोग इलेक्शंस में नहीं आना चाहते। देखे ना, वो जीते हैं ना 7 सीटों पे अकेले, पीडीएम के अगेंस्ट कोई कैंडिडेट नहीं जीत सका। लेकिन वो कहते हैं हमने कोई इतनी एक्टिवली कैंपेन्स भी नहीं की, ना मरियम अच्छा साहिबा ने चलें, की, मैं ना तो पीपल्स ये कहता हूँ कि अगर मैं सियासतदान हूँ और इमरान खान जो है ना वो तमाम जगह पे नाकाम हो चुका है, पब्लिक की जिस तरह वो कहते हैं कि जी उसको डिस्क्रेडिट हो गया है वो, तो इससे अच्छा मौका तो आपके पास हो ही नहीं सकता कि आप इलेक्शंस कराएं और दोबारा 5 साल के लिए आ जाएं, ताकि और जो नैरेटिव जो घड़ी जो के हवाले से सरमायाकार बिल्ड है, किया हुआ है, जो सरमायाकार है असल तो उसका कॉन्फिडेंस आपने चले इस पर भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। फ़ख्र रहमान, आप ज़रा बात मुकम्मल कर रहे हैं और फिर मैं मुसर्रत साहिबा की तरफ भी जाना चाहूँगा क्विकली। कोई परवेज़ इलाही साहब के ऊपर कोई मतलब हो सकता है, क्योंकि मैंने ये मुसर्रत साहिबा से भी पूछना है कि क्योंकि चौधरी शुजात साहब भी अब जा रहे हैं लंदन, और चौधरी शुजात साहब के साहबजादे अभी जो मिनिस्टर हैं इन्वेस्टमेंट के वो भी मिल के आए हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब से, और वहाँ से अब इतलात आ रही हैं कि दोबारा जो है कुछ एक्टिवेट किया जाएगा चौधरी परवेज़ इलाही साहब के नाराज़ ग्रुप को वापस लाने के लिए। जरदारी साहब भी एक्टिव, बाकी पीडीएम की जमातें भी एक्टिव। नहीं, देखें ना ये किस चीज़ पर एक्टिव हो रहे हैं। ये अपने आप को सियासतदान कहते हैं, बैकडोर से ये हुकूमत में आने चाहते हैं, पैसे के बलबूते के ऊपर ये लोगों की वफादारियाँ ख़रीदते हैं और उसके बाद फिर कहते हैं कि जी हम फ़लानी हुकूमत गिरा देंगे। परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनकी उम्र सियासत में जो है ना वो गुज़र चुकी है, और अब वो जो मरूसी सियासत का एक जो सिलसिला है वो अपने बेटे को सपुर्द करना है उन्होंने। अब जिस सियासत को अगर उन्होंने आगे बढ़ाना है तो उसमें तो अगर वो इस वक्त जाकर पीडीएम की फोर्सेस के साथ मिलते हैं, बेशक वो चंद सीटें जो हैं इस वक्त 10 हैं उनकी, हो सकता है वो मज़ीद सीटें अपनी जो है ना मनूवर कर लें, लेकिन जो सूरत हाल आपने पीटीआई के लोगों की देखी जिन्होंने अपनी पार्टी के साथ गद्दारी की, अपने इलेक्टोरेट्स के साथ गद्दारी की और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में उन्होंने अपनी वफादारियां जो थी वो शिफ्ट की, तो उनका अशर क्या आपके सामने आया। एक मिसाल आप देख सकते हैं कि जिसमें लाहौर से एक वो पीटीआई का था, उसने जाके माफ़ी मांगी और पेशेमानी का इजहार किया। तो ये पेशेमानी जो है अगर परवेज़ इलाही साहब ने आगे 5 साल की सियासत पे जाके करनी है या इस वक्त गलत फैसले करके करेंगे। आप देखें सियासी तौर पर तो इस वक्त आप चीज़ें साइड पे रख दें, मुल्क जो है वो इस वक्त डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन में जा रहा है। और मुल्क से मुराद मेरी ये है कि जस्ट मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ जिसको देख के मेरी आंखें जो थी नम हो गई, कि अच्छे खासे लोग जो हैं उनकी हालत ये हो गई है कि वो जाकर सब्ज़ी ले रहे हैं, थोड़ी सी गाजर, थोड़ी सी शलगम, सब्जियां मिक्स और ये वो ख़रीद रहे हैं क्योंकि उनकी बाइंग पावर
दिन ब दिन रिड्यूस होती बिल्कुल, मिडिल क्लास की भी बिल्कुल खत्म हो गई। मुसर्रत साहिबा, डॉक्टर सलमान शाह साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, जो अभी बात की कि फखरुर रहमान ने फॉल्ट चले ना सही, लेकिन जो सूरत हाल है वो तो बहुत ही खराब हो चुकी हुई है। मुसर्रत साहिबा, लेकिन एक पॉलिटिकल क्वेश्चन इस पे एस्पेक्ट पे कि परवेज इलाही साहब की बात इमरान खान साहब कहते हैं कि वो बात ठीक भी कर रहे हैं कि अभी कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन मेरे कहने पे वो फौरी तौर पर तहलील भी कर देंगे। अब ये कुछ समझ नहीं आ रहा। दूसरी तरफ, और अगर चौधरी शुजात साहब दोबारा एक्टिव हो गए और फिर जो क्लेम आ रहे हैं कि बड़े भाई का शायद वो भरम रख लें या मजीद, तो आपको लग रहा है कि शायद जिस तरह अभी तैमूर टालपुर भी कह के गए हैं कि जी हम शायद आपको सरप्राइज देंगे पंजाब में, तो आप लोगों को लग रहा है कुछ ऐसा? देखिए ज़मीर हैदर साहब, जरदारी की क्या औकात के वो पंजाब में हमें सरप्राइज दे। सरप्राइज तो इनको सिंध में हम देंगे, इसकी पॉलिटिकल इतनी बिसात नहीं है। हाँ ये ठीक है कि लुटी हुई दौलत बहुत है इसके पास, जिसने पहले मंडी लगाई, अब इसको पंजाब की आवाम और पंजाब के बाशऊर हमारे जितने भी पार्लियामेंटेरियंस है वो इसको बताएंगे कि इसकी इतनी औकात ही नहीं है, इसका तो वोट बैंक नहीं है। इस मतलब जरदारी इज एन इररेलेवेंट पर्सन इन पॉलिटिक्स। ये वो शख्स है जिसने बेनजीर साहिबा की वफाक की जमात को सुकेड़ के सिंध में ले गया, कभी उसके उसके घर में बैठ के खाने खाने से, कभी शुजात साहब के जाके 6 घंटे उनकी इजी चेयर के ऊपर बैठने से सियासत नहीं होती। सियासत से ये रफू चक्कर इनको होना पड़ेगा, और इनको अब इंशाल्लाह पंजाब की बाशऊर अवाम इनको बताएगी। पहले भी इसकी पंजाब में सियासी औकात क्या है मुझे तो समझ नहीं आती। खबरों में रहने के लिए ये कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इंसान को अपनी सियासी बसात के मुताबिक बात करनी चाहिए। इंटीरियर सिंध की पार्टी है, ऑक्युपाइड सिंध है, और सिंध के ऊपर जिस तरह से इसने कब्जा किया हुआ है, इंशाल्लाह सिंध की आवाम अपने आप को उससे इंशाल्लाह निजात पाएगी। दूसरी जो बात है, देखें ये हर वक्त आप थोड़ा सा ज़मीर हैदर साहब पॉइंट समझे, ये पाकिस्तान के जो रियल इशू हैं, जो इस वक्त मुल्क का हाल हो चुका हुआ, उससे तवज्जो हटाने के लिए हर एक हमारी कही हुई बातों का मतलब निकालते रहते हैं। उसके बाद कभी टोचा खाना करते रहते हैं। भाई घड़ी उन्होंने आईनी तौर पर ली, खरीदी हुई चीज बेच दी, भले जिसको भी बेची, और फिर जी फोन कॉल्स। कभी देखें ये तमाशा इन्होंने अवाम की तवज्जो हटाने के लिए लगाया हुआ है। दूसरी बात, कभी जरदारी की आनिया जानिया से वो एक दफा स्क्रीन को तो ऑक्युपाई कर लेते हैं। एक्चुअली ये इस मुल्क की सियासत से अवाम इनको तल्फ करेगी, बिल्कुल तल्फ करेगी, मार्क माय वर्ड्स। इस वजह चौधरी से परवेज इलाही साहब की तरफ से कोई परेशानी नहीं है, हरगिज नहीं है। लुक, तो हाशिम डोगर साहब क्यों कह रहे हैं कि अगर परवेज इलाही साहब असेंबली तहलील नहीं करेंगे तो हम इस्तीफे दे चुके हैं या जमा करवा दिए हैं, हम फौरन इस्तीफे दे देंगे? फिर क्यों, मतलब इस किस्म की स्टेटमेंट्स क्यों आती हैं? देखिए जी, होता ये कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें अजीबो गरीब किस्म के, आपको पता है, सवाल किए जाते हैं। समटाइम सवाल का जो जवाब बनता है उस पैराए में उन्होंने ये बात की थी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सवाल किया गया था जस्ट इन केस, मतलब अच्छा, आई गॉट इट जी, बिल्कुल। यानी कि लेकिन आप लोगों को कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है? नहीं ज़मीर हैदर साहब, मुझे आंसर देने दें। ये बहुत बड़ा सवाल है। एज ए ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन सीएम साहब की भी और गवर्नमेंट पंजाब की भी और अपनी पार्टी की तरफ से भी, देखें कोई अभाम नहीं है। प्राइम मिनिस्टर, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और सीएम साहब के एक डिसीजन के ऊपर के असेंबलियां कब तहलील करनी है, टाइम और डेट का तयन करना है चेयरमैन पीटीआई ने। जिस वक्त कहेंगे असेंबलियां तहलील हो जाएंगी, इस्तीफों की कोई ऑप्शन नहीं है। नेशनल असेंबली में वापस जाने का क्या वजह है? नेशनल असेंबली में क्विकली, क्योंकि मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाना चाहूंगा, सलमान शाह साहब। अभी इस तरह की कोई चीज अंडर डिस्कशन नहीं है। अगर इलेक्शन डेट अनाउंस हो जाती है तो फिर किसी भी ड्राइंग रूम में किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के, चाहे वो पार्लियामान हो, वहां पे बैठ के अगला लाया अमल इंटरम सेटअप एंड देन इलेक्शन को मौजूदा निजाम के तहत किस तरह बेहतर तरीके से कंडक्ट कराया जा सकता है। ये कंडीशनल है कि अगर हुकूमत कोई अंदिया देती है तारीख का तो उसके बाद फिर पार्लियामेंट में जा सकते हैं। डॉक्टर सलमान शाह साहब, शहबाज शरीफ साहब ने एक बात की, पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफॉल्ट नहीं करेगा, ये जरा सुन लें। नया आ जाता है जनाब, शोषा छोड़ा जाता है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट करे। पाकिस्तान अल्लाह ताला ने चाहे आपकी दुआओं से, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की दुआओं से इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान डिफॉल्ट करने के लिए पैदा नहीं हुआ था। आप चाहते थे कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए, आप चाहते थे कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए, लेकिन बहुत मुश्किल हालात हैं। क्या फरमा रहे हैं? सैलाब ज़दगान के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, ये जरा सुन लें।
अभी बहुत बड़ा चैलेंज सामने है, घर बनने हैं, सर्दियां आ चुकी हैं, वो बेचारे बाखुदा अपने शदीद सर्दी में बलूचिस्तान के तंगलाक पहाड़ों पर ठिठुर रहे हैं। समझ नहीं आ रही कि ये पैसे कहां से आएंगे। मुझे, मैं आपको अपना जो दिल का दुखड़ा है वो आपके सामने रख रहा हूं, ये पैसे कहां से आएंगे अभी। बिल्कुल, पैसे कहां से आएंगे कुछ समझ नहीं आ रही। डॉक्टर साहब, डिफॉल्ट नहीं हो रहा, पैसा है नहीं, डॉलर नापैद है, अभी भी सुना है कोई एक स्मगल हो रहा था, उसकी उसकी कोशिश की गई है। एक्चुअल पोजीशन क्या है? और आज आपकी जो माशी माहिरीन की मुलाकात हुई, जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, तो कंसेंसस क्या था कि सूरत हाल एक्चुअली ऑन ग्राउंड है क्या? देखिए, पहले तो आई थिंक कि प्राइम मिनिस्टर की जो ये स्टेटमेंट है बड़ी ही परेशान कुन है कि अगर वजीर आजम पाकिस्तान को ही नहीं पता कि पैसा कहाँ से आना है और क्या करना है, तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज। देखें, आप देख रहे हैं और पाकिस्तान देख रहा है कि 8 महीने से ये गवर्नमेंट पावर में है। अभी तक तो हमने डिफॉल्ट नहीं किया, लेकिन क्या हमने कोई इकदाम किया है कि वो उससे हमें बचा सके? तो मुझे तो लगता है कि डिफॉल्ट की बात तो आप छोड़ दें करनी, बट विलफुल डिफॉल्ट जो है ना, ये बहुत एक किस्म का फेट कंपनी ना हो पाकिस्तान का, क्योंकि कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा। और 2-3 चीजें हमें इमीडिएटली चाहिए। नंबर 1, IMF का प्रोग्राम जो है वो ऑन ट्रैक होना चाहिए, आपके साथ IMF को खड़ा होना चाहिए, जो कि नहीं है। दूसरी बात, वजीर आजम ने दौरे कर लिए हैं, अमेरिका का भी दौरा कर लिया है, चीन का भी दौरा किया है, सऊदी अरेबिया का भी दौरा किया है, टर्की का भी दौरा किया है। एक भी एग्रीमेंट नहीं आया कि हमें पता लगे कि जी ये एग्रीमेंट हुआ है चीन के साथ, और चाइनीज जो कर्जे हैं उनको हम कैसे हैंडल करेंगे। आप देखें, श्रीलंका का डिफॉल्ट कर्जे वापस करने पे नहीं हुआ, उनका डिफॉल्ट ये था कि उसका सूद नहीं वो अदा कर सके थे। 78 मिलियन डॉलर सिर्फ उन्होंने सूद देना था, वो सूद नहीं दे सके थे क्योंकि वहाँ की हुकूमतें भी इसी तरह की गेम्स कर रही थी एक आपस में, और कई माह गुजर गए, उन्होंने अपने क्रेडिटर्स से बात ही नहीं की अंटिल ये सूरत हाल हो गई कि सूद देने के पैसे नहीं थे। सही। अब पाकिस्तान में भी ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हमें IMF का प्रोग्राम ऑन ट्रैक चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमें चीन के साथ एग्रीमेंट चाहिए कि चीन का जो कर्जे हैं उसको पाकिस्तान कैसे लंबी मुद्दत के में कन्वर्ट करेगा। देखें, चीन के साथ हमारा ग्वादर में 40 साल का है कॉन्ट्रैक्ट, ग्वादर पोर्ट की लीज का, तो हमारे कर्जों को भी हमें 40 साल तक लेके जाना पड़ेगा, उसका एग्रीमेंट हमें चाहिए। हमें यूरोपियन ममालिक जिनके साथ हमारे कर्जे हैं उनसे एग्रीमेंट चाहिए, हमें जापान से एग्रीमेंट चाहिए कि 5-6 अरब डॉलर जापानीज फंड्स हैं, उनका स्मूथ पेमेंट कैसे होगी और कितने अरसे में होगी, और उनके तमाम हमारे पास होने चाहिए अरेंजमेंट्स इन प्लेस, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स और एग्रीमेंट्स होने चाहिए। अदरवाइज हम ये जिस किस्म की सियासी एक गेम ऑफ थ्रोन्स खेल रहे हैं, उसका एक नतीजा ये भी हो सकता है कि हम एक विलफुल डिफॉल्ट में चले जाएं, या अनएक्सपेक्टेड डिफॉल्ट में चले जाएं कि हम खर्च करते जा रहे हैं लेकिन अरेंजमेंट्स नहीं कर रहे। तो आई मीन अगर हमारे पास ये एग्रीमेंट्स हो जाती हैं तो देयर इज नो डिफॉल्ट नहीं होगा। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ही ये है कि हम इकोनॉमिक्स के ऊपर फोकस ही नहीं करते। देखें, अब 9 महीने से ये सारी एग्रीमेंट्स इन प्लेस होनी चाहिए थी। मिफ्ता साहब ने 6 महीने लगा दिए IMF के साथ एग्रीमेंट करते करते, और उसके साथ आते ही दार साहब ने उस एग्रीमेंट को फारिग कर दिया। तो ये कहाँ की मैनेजमेंट है? आई मीन मुझे तो लगता है कि बहुत ज्यादा इनकॉम्पिटेंस है।
सही, लेकिन डॉक्टर सलमान शाह साहब, ये बड़ा ही सीरियस इशू है, इस पर मजीद भी ब्रेक के बाद बात करेंगे। कहा यह जाता है कि इमरान खान साहब ने जाते जाते जो वायलेशन की थी IMF के एग्रीमेंट के साथ, जो कि उसकी वजह से चीज़ें ज़्यादा ख़राब हुई, लेकिन अब IMF की रिपोर्ट भी आ गई है, वर्ल्ड बैंक की भी आई है, और उन्होंने कहा है कि शायद इमरान खान साहब की वजह से के टाइम में इतना नुकसान नहीं हो रहा था। इस पर मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। फ़खरुर रहमान, सूरत हाल बहुत संगीन है, समझ नहीं आ रही पैसा कहाँ से आएगा, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, सैलाब ज़दगान। और ये आपका बेसिकली कि आपका मैन मेड तो क्राइसिस नहीं था, ये तो अल्लाह की तरफ से आफत आई है। इसकी वजह से आप दुनिया भर में जाके, और दुनिया ने रियलाइज़ भी किया, वर्ल्ड बैंक ने भी रियलाइज़ किया, लेकिन इसके बावजूद हम कहीं से पैसे नहीं, मतलब वो कह रहे हैं कि पैसे नहीं आ रहे। ये डिप्लोमेटिक फेलियर्स हैं, क्या है? लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट, ये आपकी खारजा पॉलिसी का फेलियर है। नंबर 2, जब एक मुल्क का वज़ीर आज़म ये कहे जिस समझ नहीं आ रहे पैसे कहाँ से आएंगे, आप कितने मासूम बनने की कोशिश करते हैं? आपको समझ कैसे क्यों नहीं आ रही है? आपके सामने बरतानिया में डेफिड वाला मामला आया, 500 मिलियन पाउंड का मामला आया, वहाँ पे आपको जुर्माना हो गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री 30,000 पाउंड जुर्माना हुआ है वहाँ पर उनको, और फिर इसी तरह से उनके दामाद को। डोनर कॉन्फ्रेंस होनी थी सैलाब ज़दगान के लिए, क्यों नहीं पैसे आपको मिले? भाई, जिस मुल्क के अंदर कानून साजी चंद अफराद के लिए हो कि वो उनकी करप्शन के केसेस से जान कैसे छुटनी हो, उनको कैसे माफ़ी मिलनी हो, तो यहाँ पे बैठे जो सफ़ीर हैं वो तो देख रहे हैं कि ये चंद अफराद का एक टोला है, माफिया है, जो अपने मुल्क को लूटता है और यहाँ से पैसे निकाल के बाहर भेज देता है। इनको हम सैलाब ज़दगान हो या ज़लज़ले के लिए हम इमदादी रकम दें, तो वो जो टेंट्स हैं UN के, वो आपको सियासी जलसों में पैरों की कालीन बने हुए नज़र आएँ, तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी तो ख़त्म हो गई ना। आपको क्या मैसेज दे रहे हैं? चीन ने आपको मैसेज दिया, सऊदी अरब ने आपको मैसेज दिया, रशिया ने आपको मैसेज दिया, हर जगह से मैसेज ये आ रहा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि ऐसी हुकूमत जो अकाउंटेबल हो, जो अगले 5 साल के लिए कम से कम, जिससे आप डील कर देखिए ना, अकाउंटेबल हो। यहाँ पे तो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम ही नहीं है। यहाँ पे तो अगर आपको लोग कर्जा भी देंगे तो उसके बाद तो आप वो कर्जे लेके गायब हो जाएंगे, और आवाम को उसी तरह से आप कहेंगे जिस तरह ये आज आके कह रहे हैं कि 3.5 साल में जो है ना उसने मईशत डुबो दी। और भाई 30 साल से आप लोग हुकूमत में बैठे हुए थे, 2018 तक आप मईशत को किस स्टेज पे छोड़ के गए थे? आई नो फॉर रिकॉर्ड कि कोरोना में किस तरह से मुल्क और आवाम ने जो है ना मुसीबत उठाई, लेकिन कौम इकट्ठी हुई, आगे निकले। ग्रोथ रेट ये इकोनॉमिक सर्वे का है 5.9, और वो इनकी हुकूमत में आया, सही। तो ये सारी जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं ना कि जी समझ में नहीं आ रही पैसा कहाँ से आएगा, आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि आपने जो नहीं, ये डॉलर बचाओ रेजिम चेंज ऑपरेशन जो था, ये आज उसके सारा खमियाजा जो है ना पूरी कौम भुगत रही है। डार का डॉलर बचाने की जो जी आप देखें ना, इनका तो सरमाया डॉलर्स में है ना, तो इनको तो कोई फिक्र नहीं है, आवाम तो रुपए में कमाती है। बिल्कुल। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, कोई लाइन ऑफ एक्शन? क्योंकि जब आप 2018 में आप लोगों की हुकूमत आ रही थी तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जब आए तो उन्होंने कहा मेरे पास बहुत कॉम्पिटेंट टीम है, मतलब पता नहीं कितने इकोनॉमिस्ट हैं, मतलब विद ड्यू अपॉलॉजीज टू डॉक्टर सलमान शाह साहब। तो लेकिन फिर देखा कि हमने सक्सेसिव चेंजेस भी हुई फाइनेंस के पोर्टफोलियो पे, लेकिन मामला अब क्या आप लोगों के पास है कि जैसे यकीनन कॉम्पिटेंट लोग बैठे हुए हैं, डॉक्टर सलमान शाह साहब वो पंजाब में बिठाए रखा, उनको अगर ले आते फेडरल में तो शायद कुछ और सूरत हाल होती, लेकिन अभी क्या लाइन ऑफ एक्शन है, प्लान क्या है? ज़मीर हैदर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी तैयारी है। हम जो पॉलिटिकल महाज था उसके साथ साथ हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, पिछले कई माह से उन्होंने अपनी पॉलिसी मेकिंग के ऊपर भी काम जारी है। आपने डिफरेंट किस्म के हमारे सेमिनार्स देखे होंगे, आज भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, मैं भी वहाँ पे मौजूद थी, डॉक्टर सलमान शाह साहब भी मौजूद थे। हमारी इकोनॉमी की जो टीम थी जिसमें बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं एंड लॉयल, पाकिस्तान के साथ वफादार लोग हैं। सबसे पहले यू नीड अ लॉयल्टी
एंड लोकल स्टेक होल्डर्स जिनका दौलत, बिजनेस, औलाद, आल सब पाकिस्तान के अंदर है। शौकत तरीन साहब, डॉक्टर सलमान शाह साहब, हमाद अजहर और मुजम्मिल असलम, और उसके अलावा भी असद उमर दीगर जो साहब मुल्क आपके के जी असद उमर जी बिल्कुल, माया नाज, और भी आज वो इस मीटिंग में मौजूद नहीं थे, उनकी और पार्टी की तरफ से कोई मसरूफियत थी। सो मैं कहना ये चाहती हूँ कि हमारी तैयारी नंबर वन क्या, पाकिस्तान को चाहिए क्या? फिर पाकिस्तान को क्रेडिबिलिटी चाहिए, पाकिस्तान को स्टेबिलिटी चाहिए, वो सही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है पाकिस्तान। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके तो इनके तो होते हुए जो 88% अंदरूनी सरमायाकार है वही डिस्ट्रस्ट का शिकार है। हमारा प्लान ये है कि रूल ऑफ लॉ एंड आइन की बालादस्ती से, जब आप जैसे मेरे भाई ने भी फरमाया अकाउंटेबिलिटी, जब कानून की बालादस्ती होगी तो इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर भी आएगा, ओवरसीज इन्वेस्टर भी आएगा। जब पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे तो ओवरसीज पाकिस्तानियों के कब्रों के ऊपर भी कब्जा हो जाता है, जो जमीन उनको प्लॉट के साथ अलॉट होती है, यहाँ पे तो लोगों के मुल्क में रहते हुए उनके कारोबार के ऊपर, और लॉलेसनेस की हाइट है। जिस मुल्क में आइन और कानून नहीं होता वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ने तो क्या ही आना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं आ सकती। सही तो व्हाट वी वांट कि रूल ऑफ लॉ, जस्टिस फॉर ऑल एक ऐसी चीज है, और फिर एक ऐसी गवर्नमेंट जिसके ऊपर तमाम जो आपके जो मैसेज हैं, आपके मुल्क के जो पॉपुलेशन सारी का ट्रस्ट हो। फिर अगर वो कुछ मुल्क जिसके ऊपर एतबार हो, अगर वो सही टफ डिसीजन भी करे तो आवाम मानती है। अब ये लोग तो देखें, 17 रुकनी 70 लोग हैं ये, सारा दिन इनकी आप आनिया जानिया देखें, आप ट्रिप्स जरा काउंट करें बिलावल के और इन सब के, इनके सारे वजीरों के और इनके अल्ले तल्ले देखें। ऐसे लोगों के पीछे अवाम के पास जो कुछ हो वो छुपा लेते हैं। पाकिस्तान के जो सरमायाकार है उनको क्यों टैक्स दे, सलाहकार क्यों इनको टैक्स ले, और जब लीडर ईमानदार हो तो लोग कुर्बानी देने को तैयार होते हैं। बिल्कुल सही डॉक्टर है, जो पाकिस्तान को इन अंधेरों से, इस दलदल से निकाल सकता है। एक क्रेडिबल लीडरशिप जिसके ऊपर लोग आंखें बंद करके एतबार करें। सही डॉक्टर सलमान शाह साहब, हालात अगर इसी तरह, लेट्स सपोज कि टुमारो यू आर इन पावर एंड यही आज की सूरत हाल है, क्या आप एक्शन, प्लान ऑफ एक्शन क्या? और दूसरा ये कि जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि अब सैलाब ज़दगान के लिए भी हमें समझ नहीं आ रहा कि हम उनके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ से लाएंगे, तो ये डिप्लोमेटिक फ्रंट पे फेलियर है या क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन है, जिस तरह फखरुर रहमान ने कहा? क्या रीज़न क्या है? क्योंकि इस तरह के मौके पे तो लोग, मतलब दुनिया आपकी मदद करती रही, पहले भी करती रही है। 2010 में भी हमने देखा सैलाब के लिए हमारे पास बहुत लोगों ने मदद की, लेकिन अब कोई सामने नहीं आ रहा है। देखिए, ये माइंडसेट की बात है। माइंडसेट अगर इस किस्म का होगा तो आप बिल्कुल कोई तरक्की नहीं कर सकते, अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते। अब जो सैलाब ज़दगान है, इनके साथ तो बहुत ही ज्यादती की है इस हुकूमत ने, और इधर उधर ये चक्कर लगाते रहे हैं, एक टका इनको नहीं मिला उनकी सपोर्ट के लिए। लेकिन हमारे पास अपने अंदरूनी वसाइल खासे हैं। इस वक्त जो मिफ्ता साहब ने बजट दिया था लास्ट जून में, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बजट था। 18,000 अरब रुपए का वो बजट था, जिसको आप फजूल खर्चियों के ऊपर लगाने के बजाय अगर उसमें से 20% भी हम सैलाब ज़दगान के लिए कर देते तो तमाम उनके घर भी बन जाते और वो अपने घरों में इस वक्त बैठे होते, और वहाँ पे जो उनके एग्रीकल्चर है उसको हम रिवाइव कर चुके होते। ये बस इधर उधर भागते फिरते रहे हैं और काम ऑन द ग्राउंड कुछ नहीं किया। हालांकि हमें इमीडिएटली तमाम पाकिस्तान के इंटरनल रिसोर्सेज उनकी तरफ लगाने चाहिए थे। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसको आधे साल के लिए रोक देना चाहिए था, वो पैसा इधर लगाना चाहिए था और ये काम हो सकता था। ये इन्होंने बिल्कुल नहीं किया। उसकी वजह ये है, 13 पार्टीज हैं, इनको समझ नहीं आती कि क्या करना है। वो तो वजीर आजम ने खुद कह दिया कि उसको समझ नहीं आ रही कि पैसा कहाँ से आना है। तो इसका मतलब है कि अगर वो आपके लीडर को ही नहीं पता कि कहाँ से आना है तो फिर उसकी हुकूमत को क्या पता होगा। आई थिंक ये तो इनकॉम्पिटेंस है ऑफ द हाईएस्ट लेवल, एंड अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी टू से कि इससे निजात मिलती नजर नहीं आ रही अनलेस आप फैसला करें और एक
प्रॉपर सिग्नल दुनिया को भेजें सही। जिसमें आप ये शो करें कि हम ये सारी रिफॉर्म्स करने को तैयार हैं। अब आप ये देखें कि हमारे ऊपर तकरीबन 130 अरब डॉलर का बैरून मुल्क कर्जे चढ़े हैं और ये पिछले 10 साल में चढ़े हैं। जब आप 2007 में ज़मीर आपके साथ प्रोग्राम्स यूज्ड टू डू दोस, उस वक्त हमारा बैरून मुल्क कर्जे 38 बिलियन डॉलर्स के थे। 100 बिलियन डॉलर इन्होंने चढ़ा दिया। पीपल्स पार्टी और ये पीडीएम के जो कंपोनेंट्स हैं, मुस्लिम लीग, इन्होंने फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेट लिमिटेशन एक्ट को भी तोड़ा और जो डेट टू जीडीपी रेशियो उस वक्त 54% थी, ये 90% पे लेके गए। यकीनन बहुत हैं अभी मसाइल तो यकीनन हैं और दुआ तो यही है कि अल्लाह करे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ जाए। जिस तरह आज इमरान खान साहब भी कह रहे थे कि सारी आवाम को जो है इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ की उसमें आना चाहिए, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों साइडों से कोशिश करनी चाहिए। मेरे अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया और मैं इजाज़त चाहूँगा। फ़खरुर रहमान, डॉक्टर सलमान और मुसर्रत जमशेद चीमा साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।